Hello everyone, welcome to Read पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टडी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11 बायोलॉजी करिकुलम का लास्ट चैप्टर विच इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे इन सेशंस में और बनाएंगे अपने कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन के साथ। अब देखो, चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, राइट। इसमें भी देखो कोऑर्डिनेशन वर्ड आ रहा है जिसका कि रेफरेंस हमने अपने पिछले चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इंट्रोडक्टरी स्लाइड में ही लिया था। मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन में क्या होता है। कोऑर्डिनेशन में दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं इन सच अ मैनर कि दोनों के दोनों जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में एक दूसरे की जो फंक्शनिंग है उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह से हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो बैलेंस्ड मैनर में चल सकती हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेशन को, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए दो सिस्टम्स वर्क करते थे, याद है मैंने बताया था। पहला था हमारा न्यूरल सिस्टम जिसे हम नर्वस सिस्टम बुलाते हैं, राइट, और दूसरा था द एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम को हमने अपने पिछले सेशन में या पिछले चैप्टर में कवर कर लिया। अब हम यहां पर बिगिन करने वाले हैं इन दिस चैप्टर द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, अब इसको एंडोक्राइन सिस्टम को हम क्यों एसोसिएट करते हैं विद द केमिकल कोऑर्डिनेशन अभी मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले एक क्वेश्चन मन में आता है कि भाई हमें कोऑर्डिनेशन, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसकी जरूरत ही क्यों है। क्यों ना नर्वस सिस्टम ही सारा कोऑर्डिनेशन बॉडी में कैरी आउट कर सकता है। तो देखो बच्चों, भले ही नर्वस सिस्टम के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होता है मैसेजेस का बॉडी के अंदर वो बहुत ही फास्ट है, और बट प्रॉब्लम क्या है कि वो काफी हद तक शॉर्ट लिव्ड है। वो जो मैसेज कम्युनिकेशन होगा ना वो थोड़े ही समय के लिए होता है, राइट। और जो कम्युनिकेशन होगा यहां पर भी कुछ केमिकल्स के थ्रू होता है जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बुलाते हैं। बट द प्रॉब्लम विद द नर्वस सिस्टम इज कि नर्वस सिस्टम का जो इंटीग्रल कंपोनेंट है वो है द नर्व फाइबर्स, जो कि मैसेज को लेकर जाएंगे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक। बट प्रॉब्लम इज नर्वस सिस्टम के जो नर्व फाइबर्स है ना वो हर बॉडी सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं। दैट मींस द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनरवेट ऑल द बॉडी सेल्स एंड दिस टर्न्स आउट टू बी अ लिमिटेशन फॉर द नर्वस सिस्टम। इसीलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जिसमें कम्युनिकेशन ऑफ द मैसेज इस तरीके से हो कि वो हर एक सेल तक पहुंच सके, राइट, और हर एक सेल तक पहुंच सके और वहां पर जो भी इफेक्ट लाना है उसको कैरी आउट कर सके, क्योंकि सेल्यूलर एक्टिविटीज तो हमेशा ही चलती रहेंगी बॉडी की रेगुलर फंक्शनिंग के लिए। इसीलिए यहां पर रोल आता है एंडोक्राइन सिस्टम का, ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या प्रोवाइड करने वाला है, देखो एंडोक्राइन सिस्टम हमको एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा और इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगा जो कि कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी के अंदर चल रहे सेल्यूलर फंक्शंस को कैरी आउट करवा सकता है, और वो भी थ्रू स्पेशल केमिकल्स, और उन केमिकल्स को हम बुलाते हैं द हार्मोन्स। और इसीलिए इस कोऑर्डिनेशन को, क्योंकि ये प्रिंसिपली कैरीड आउट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, वी कॉल इट द केमिकल कोऑर्डिनेशन। एंड जिन केमिकल्स की वजह से ये कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है उन्हें हम बुलाते हैं द हार्मोन्स। तो इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अपने बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने ये तो देख लिया कि हमारी बॉडी को एक केमिकल कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, और ये भी देखा कि इस केमिकल कोऑर्डिनेशन को कौन सा सिस्टम कैरी आउट करता है, द एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड द हार्मोन्स। अब हम बात करने वाले हैं इस एंडोक्राइन सिस्टम के कंपोनेंट्स की। सो रिमेंबर वन थिंग, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, सिंस इट इज एन ऑर्गन सिस्टम, ये मल्टीपल ऑर्गन से मिलकर बन रहा है, राइट। अब यहां पर जो एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनकी एक खासियत है, ये ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ सिक्रीशंस, और वो ऑर्गन्स जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम बुलाते हैं द ग्लैंड्स। रिमेंबर, एंडोक्राइन सिस्टम मिलके बना होता है ऐसे ऑर्गन से जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड द ग्लैंड्स। सो ये मिलके बना होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, और ये बनाते हैं कुछ स्पेशल सिक्रीशन जिन्हें हम बुलाते हैं द केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। ये बात क्लियर है कि नहीं? ओके बच्चों, सो अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार एक एंडोक्राइन ग्लैंड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो देखो, पे अटेंशन हियर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली कहलाती हैं द डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स बोले तो वो ग्लैंड्स जो कि अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू पोर नहीं करती हैं, रादर ये अपना सिक्रीशन, जिन्हें हम हार्मोन्स बुलाते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर कर देती हैं। ओके, सो दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स दैट पोर देयर सिक्रीशन कॉल्ड हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो यहां पर ना आप ध्यान से देख सकते हो, इस तरीके से आपको कुछ सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ऑल दीज सेल्स आर ग्लैंडुलर इन नेचर, मतलब दे प्रोड्यूस सिक्रीशन, और अपना सिक्रीशन बनाने के बाद देखो वो इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है उनमें उसको डायरेक्टली पोर कर दे रहे हैं, राइट। ये कहलाती हैं, दीज ग्रुप ऑफ सेल्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड
द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और द एंडोक्राइन सेल्स। वहीं पर मैं आपको इसी का एक ऑपोजिट वर्ड बताता हूं, विच इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखो यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे होंगी। सो कई बार आप देखोगे जो आपकी एपिथेलियम है ना किसी भी ग्लैंडुलर ऑर्गन की, वो इस तरीके से इनफोल्ड बनाती है, और इनफोल्डिंग्स में जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड सेल्स है ना वो ग्लैंडुलर बन जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो इमेजिन करो कुछ इस तरीके से। तो यहां पर ये मैंने दिखाया है आपको दीज सेल्स। तो यहां पर आप देख रहे हो ये जो सेल्स अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, दे आर द ग्लैंडुलर सेल्स। ये वो सेल्स है जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद अपना सिक्रीशन यहां इन कैविटीज के अंदर पोर कर देते हैं, और ये कैविटी फाइनली ओपन होती हैं इस नैरो डक्ट के फॉर्म में। और ये जो डक्ट के फॉर्म में कैविटी ओपन हो रही है, इसके थ्रू ही यहां पर प्रोड्यूस्ड सिक्रीशन बाहर आता है। तो ऐसी ग्लैंड्स जो कि डक्ट्स के थ्रू अपना सिक्रीशन बाहर पोर आउट करेंगी, तो याद रखो सिक्रीशन हमेशा ऐसे बाहर की तरफ आएगा फ्रॉम दीज डक्ट्स। तो ऐसी ग्लैंड्स वुड बी कॉल्ड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को। ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट क्लियरली। चलो, तो यहां तक आपको समझ में आ गया एक एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन। अब बारी क्या आती है, बारी आती है समझने की इनकी सिक्रीशंस की, दैट इज द हार्मोन्स। अब हार्मोन्स को हम कैसे डिफाइन करें, राइट तो देखो हार्मोन्स को ना पहले क्लासिकली एक क्लासिकल डेफिनेशन चलती थी कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं और वो डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करते हैं। ये डेफिनेशन क्लासिकली चलती थी, बट एक मोर साइंटिफिक डेफिनेशन अब प्रपोज की गई है फॉर द हार्मोन्स। एंड व्हाट इज इट, वील ट्राई टू सी नाउ। तो हार्मोन्स को बोला गया है दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल बोले तो ये न्यूट्रिशनल नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल ये ना आप अपने डाइट के थ्रू नहीं ले सकते हो, दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी। तो दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स, यानी कि जो दो सेल्स के बीच में मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं, मैसेज को कन्वे करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एंड आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, और वी वुड से वेरी इन द ट्रेस अमाउंट्स रादर। तो यहां पर देखो आप इस डेफिनेशन को यहां भी समझ सकते हो इस तरीके से, इस डायग्राम के थ्रू। सो सपोज ये एक सेल है जो कि ग्लैंडुलर है, एक एंडोक्राइन सेल, वो बनाता है एक हार्मोन सिक्रीशन। तो हार्मोन क्या है, एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जिसको कि सेल ने खुद बनाया है, मतलब बॉडी के अंदर ये खुद बन रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नॉन न्यूट्रिएंट, बिकॉज ये किसी फूड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में नहीं लिया जा रहा है, राइट। सो दीज आर दी एंडोक्राइन सेल, और ये हार्मोन है जो कि डायरेक्टली पोर होगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये जाकर दूसरे सेल्स पर इस हार्मोन को रिलीज करेगा थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। सो ये क्या कर रहा है, जो मैसेज यहां पर इसने सिक्रीट किया था ना इस हार्मोन के फॉर्म में, वो कैरी करके लेकर जाएगा टू द डिस्टिंक्टली लोकेटेड स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, और वहां पर जाके वो मैसेज को कन्वे करेगा। सो दे विल एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स। दो सेल्स के बीच में इन्होंने मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहे हैं, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट और इन द ट्रेस अमाउंट, and that is what the clear scientific definition of a hormone is. So I hope आपको हार्मोन की भी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एंड नाउ इट इज टाइम कि अब हम टेकअप करें कि भाई बॉडी में डिफरेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो मिलकर बनाती है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, वो आखिर कहां पर हैं और कैसे दिखाई देंगी। सो लेट्स टेक अप द एंडोक्राइन सिस्टम इन डिटेल नाउ। So बच्चों, नेक्स्ट वील बी टेकिंग अप द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। एज आई टोल्ड यू, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर बना होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स से, राइट। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी आपको बॉडी में प्रेजेंट डिफ्यूज कुछ सेल्स या टिश्यूज जो कि बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट है, अगर वो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको भी हम इस सिस्टम का कंपोनेंट मानते हैं। सो इट इज कंप्राइजिंग और इट इज कंपोज्ड ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स along with some hormone producing diffused tissues or the cells of our body। तो यहां पर हम स्पेसिफिकली अभी यहां पर अटेंशन पे करने वाले हैं ऑन द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को फॉर्म करती हैं। तो यहां पर इस डायग्राम में आपको वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे प्लेस्ड हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे हेड रीजन में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सबसे पहले आपको मिलता है दी हाइपोथैलेमस। याद है आप सभी को, हाइपोथैलेमस हमने स्टडी किया था हमारे पिछले चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। और ये जो हाइपोथैलेमस है, इट इज द पार्ट ऑफ अवर फोर ब्रेन, राइट। तो फोर ब्रेन का ये पार्ट है बच्चों। एंड देन उसके बाद हमारे पास एक और इस हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड मिलती है, पी शेप्ड ग्लैंड, और इसको हम बुलाते हैं द पिट्यूटरी। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको तब बताया था कि ये
इस हमारा जो स्कल है, स्कल बोन्स में आती हैं, एक बोन स्फिनॉइड बोन, उसके अंदर आपको एक कैविटी मिलती है, उसके अंदर ये सिचुएटेड होती है, राइट। तो एक पिट के अंदर ये सिचुएटेड है, हेंस कॉल्ड पिट्यूटरी। सो पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपको मिलेगी और ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक, ठीक है। एंड देन अगर आप पीछे से डॉर्सल साइड से देखोगे तो आपको आपके मिड ब्रेन थैलेमस के पास ना आपको एक ग्लैंड मिलती है कॉल्ड द पीनियल ग्लैंड। सो देयर इज वन मोर ग्लैंड लाइक दैट। तो ये हेड वाले रीजन हो गया। अब आता है नेक वाले रीजन में, आपको मिलती है एक थायराइड ग्लैंड और मिलती है द पैराथायरॉइड्स। तो आपको दो ग्लैंड्स मिलेंगी, थायराइड एंड दी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। फिर उसके बाद हमारे चेस्ट रीजन में बिटवीन द टू लंग्स एंड बिहाइंड योर स्टर्नम आपको मिलेगी एक ग्लैंड कॉल्ड द थाइमस ग्लैंड, ठीक है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें मिलती है द पैनक्रियास, जो कि एक तरीके की मिक्स्ड ग्लैंड है। मतलब इसके कुछ एक्सोक्राइन पार्ट भी हैं और कुछ एंडोक्राइन पार्ट भी है। मतलब ये कुछ सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू भी सिक्रीट करती है और कुछ सिक्रीशंस जो है वो डक्टलेस तरीके से, यानी कि डायरेक्टली ब्लड में पोर करती है। तो जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम स्टडी करेंगे, विच इज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देन आपको किडनी के ऊपर कुछ ग्लैंड्स मिलेंगी कैप जैसे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, कॉल्ड दी एड्रीनल ग्लैंड। ओके, इनको हम सुप्रारीनल भी बुलाते हैं बिकॉज दे आर लोकेटेड अबव द किडनी। तो सुप्रारीनल या फिर एड्रीनल बिकॉज दे आर अब्जॉर्ब्ड, काइंड ऑफ अब्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द किडनी, ठीक है। बिकॉज रीनल वर्ड हमेशा किडनी से एसोसिएटेड होता है, ये तो आपको पता ही है। देन उसके बाद हमारे पास है फीमेल्स के केस में पेल्विक रीजन में आपको जो उनके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ओवरीज, वो भी कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हुई नजर आएंगी, हेंस दे विल बी आल्सो कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। या मेल्स के केस में आपको जो टेस्टिस हैं, अनदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या गोनाड्स, जो कि मेल गैमीट के साथ साथ कुछ हॉर्मोन्स बनाते हैं, तो वो भी आपको पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम मिलेंगे ऑफ द मेल्स, ठीक है। तो ये वो वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अब बात करें कुछ ऐसे ऑर्गन्स की जो कि कंप्लीटली आप एंडोक्राइन नहीं कह सकते हो, बट स्टिल दे प्रोड्यूस सर्टेन हॉर्मोन्स, इसीलिए उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं अंडर द एंडोक्राइन सिस्टम। सो देखो, ये कंप्लीट ऑर्गन्स जो हैं वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पूरी तरह से एंडोक्राइन ऑर्गन्स नहीं हैं, रादर इनके कुछ प्रिंसिपल फंक्शंस अलग हैं, बट दे इवन प्रोड्यूस सम हॉर्मोन्स, तो दे आर पार्शियली एंडोक्राइन, ठीक है। तो जैसे कि कुछ ऑर्गन्स की हम बात करें, सम अदर ऑर्गन्स आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, जैसे कि हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। तो जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी बुलाते हैं, वहां पर उसकी लाइनिंग में जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसमें कुछ सेल्स ग्लैंडुलर हो जाते हैं, दे प्रोड्यूस सर्टेन हार्मोन्स, जिनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। देन वी हैव इज द लीवर। तो लीवर भी जो हमारा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी कह सकते हो, ये हमारी बॉडी का क्या कर रहा है, कुछ ऐसे सिक्रीशन बनाएगा डेफिनेटली। एंड देन वी हैव इज किडनी, ठीक है। सो किडनी भी कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस कर सकती है एज हार्मोन्स। एंड देन वी हैव द हार्ट। तो हार्ट की वॉल्स भी अगर आप आगे देखोगे ना, तो आप देखोगे वो कुछ हार्मोन्स बना सकती है। सो ऑल दीज things together constitute our human endocrine system. I hope the entire introduction to the human endocrine system is very clear. अब हम एक एक करके इन सभी ग्लैंड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो सबसे पहले we'll be beginning with the hypothalamus and the pituitary. तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं with the very first endocrine gland called the hypothalamus, और इन कंटिन्यूटी हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट ग्लैंड, द पिट्यूटरी ग्लैंड, बिकॉज ये दोनों जो ग्लैंड हैं वो आपस में इंटर कनेक्टेड हैं और रेगुलेट करते हैं दूसरे की एक्टिविटी को। तो बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। जैसा कि नाम बता रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट बिलो द थैलेमस इन द ब्रेन, है ना। तो हाइपोथैलेमस आप सभी को याद होगा, ये हमारे फोर ब्रेन का हिस्सा होता था। अब ये जो स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस, ये फॉर्म करता है डायनसेफ्लॉन का बेसल स्ट्रक्चर या बेसल पार्ट। तो इट फॉर्म द बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफ्लॉन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई व्हाट इज डायनसेफ्लॉन? इसके बारे में तो मैंने कभी भी जिक्र नहीं किया। तो देखो, डायनसेफ्लॉन हमारे फोर ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है। अब देखो, फोर ब्रेन जो था ना, वो हमने देखा था 2 या 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बन रहा था। जब हमने अपना पिछला चैप्टर देखा था, मैंने कहा था द सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। रादर ये तो मेन स्ट्रक्चर्स के नाम हो गए। सेरिब्रम को अगर मैं छोड़ दूं तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस अलॉन्ग विद वन मोर स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिथैलेमस फॉर्म करते हैं द डायनसेफ्लॉन। तो डायनसेफ्लॉन क्या है? कंपाउंड स्ट्रक्चर है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस से मिलके। मतलब थैलेमस मेन स्ट्रक्चर है, थैलेमस का जो रूफ बना रहा है वो एपिथैलेमस होगा, और जो थैलेमस का बेस बना रहा है या फ्लोर बना रहा है वो हाइपोथैलेमस होगा। सो डायनसेफ्लॉन 3 स्ट्रक्चर से मिलके बना है, और जो बीच वाला स्ट्रक्चर है वो थैलेमस है, और जो फ्लोर वाला स्ट्रक्चर है, जो बेसल पार्ट है, वो बना रहा है द हाइपोथैलेमस। और इसीलिए डायनसेफ्लॉन का भी हम कह सकते हैं द बेसल पार्ट कौन फॉर्म करेगा? द हाइपोथैलेमस इटसेल्फ, ठीक है। चलो, अब ये जो हाइपोथैलेमस है, सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन का हिस्सा है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, यहाँ पर आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे। और वो जो न्यूरॉन्स होंगे जो हाइपोथैलेमस में मिलते हैं, वो
सिक्रीटरी होते हैं नेचर, तो देयर आर गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ सर्टेन न्यूरॉन्स जो कि सिक्रीटरी होंगे नेचर, हेंस वी वुड से देयर वुड बी अ ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जिन्हें हम बुलाते हैं द न्यूक्लियाई। क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई क्या है? क्लस्टर ऑफ दोज न्यूरॉन्स जो कि सिक्रीशंस बना सकते हैं, राइट? और वो सिक्रीशन क्या होंगे? दे आर गोइंग टू बी द हार्मोन्स इटसेल्फ, ठीक है? और ये जो हार्मोन्स हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है, द हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये रेगुलेट करते हैं द फंक्शनिंग ऑफ आवर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है? तो ये क्या करते हैं? दे रेगुलेट द सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो देख रहे हो आप, हाइपोथैलेमस से आ रहे हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन्स का बनना या रिलीज होना रेगुलेट या कंट्रोल करते हैं, राइट? अब एक बात मैं आपको यही बता दूं, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बुलाते हैं द मास्टर ग्लैंड। क्या बुलाते हैं? मास्टर ग्लैंड। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ये वो ग्लैंड है जो बाकी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। बट आपने एक चीज नोट की होगी, इस मास्टर ग्लैंड यानी कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड की भी एक्टिविटी को अपने हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट कर रहा है द हाइपोथैलेमस। इसीलिए इस हाइपोथैलेमस को हम बुलाते हैं द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। भाई मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है ये, ठीक है? हेंस कॉल्ड द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो आइए यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस कहां प्रेजेंट है, राइट? और कैसे वो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो देखो, ये वो पोर्शन दिखाई जा रहा है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, ऊपर वाला पोर्शन, दिस इज अवर हाइपोथैलेमस। क्या है ये? हाइपोथैलेमस। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अब हाइपोथैलेमस से ये नीचे की तरफ आपको दो लोब स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, दे आर द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी की दो लोब्स हैं, एक एंटीरियर साइड पे है, राइट, एंड इट इज कॉल्ड द एंटीरियर पिट्यूटरी, और एक पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड पे है, तो वी कॉल इट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इनफैक्ट एक और लोब होती है जिसे हम इंटरमीडिएट लोब बुलाते हैं या फिर मीडियन लोब बुलाते हैं, जो कि काफी हद तक फ्यूज रहती है विद द एंटीरियर पिट्यूटरी। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। पे अटेंशन, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, दी हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी हैं, दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू अ स्टॉक। तो एक स्टॉक जा रही है, देखो ये जो स्टॉक वाला रीजन है ना, दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। इट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम और द स्टॉक ऑफ द पिट्यूटरी, ठीक है? तो स्टॉक इन दो स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करके रखिए। अब देखो, हाइपोथैलेमस एज आई टोल्ड यू इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहां पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। न्यूरॉन्स कैसे होंगे? सिक्रीटरी इन नेचर, है ना? देयर इज गोइंग टू बी क्लस्टर ऑफ सच न्यूरॉन्स जो कि सिक्रीटरी होंगे, कॉल्ड द न्यूक्लियाई। अब यहां पर ना आपको एक चीज देखने को मिल रही है, यहां पर हाइपोथैलेमस में आपको ना कुछ कैपिलरी बेड देखने को मिल रहा है। कैन यू सी? तो यहां पर से ना एक आर्टरी आ रही है, रादर एक आर्टरी, ओके, जो कि सप्लाई प्रोवाइड करेगी टू द पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी का एक और नाम है बच्चों, इट इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी का दूसरा नाम है, जो मैं अभी बता देता हूं। तो ये जो आर्टरी ब्लड लेकर आएगी ना, उसे हम बुलाएंगे हाइपोफाइजियल आर्टरी। और वो हाइपोफाइजियल आर्टरी ना इस तरीके से ब्रांच होकर कहां पहुंचेगी? इन दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये क्या आ रही है, मैं इसको अलग से मेंशन कर दूं यहां पर। तो दिस इज, लेट्स सपोज, दी हाइपोफाइजियल आर्टरी, ठीक है? हाइपोफाइजियल आर्टरी क्या कर रही है? हाइपोथैलेमस में जाके ब्रांच कर रही है और फॉर्म कर रही है एक कैपिलरी बेड। क्या फॉर्म कर रही है? कैपिलरी का बेड। ये कैपिलरी बेड अगेन वापस से ज्वाइन करेगा, फॉर्मिंग अ वेन। और ये वेन आगे जाके आप देखोगे आगे फिर से ना ब्रांच कर रही है और फिर से कैपिलरी बेड फॉर्म कर रही है इन दी एंटीरियर पिट्यूटरी। कैन यू सी? एक और कैपिलरी बेड यहां पर बन रहा है। तो ये जो इस टाइप की वेन है ना, जो कि स्टार्ट भी कैपिलरी बेड पे हो रही है, एंड भी, इसे हम पोर्टल वेन बुलाएंगे, राइट? और ये जो पोर्टल वेन है, इसको हम हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? हाइपोफाइजियल, बिकॉज ये हाइपोफाइसिस का सिस्टम फॉर्म कर रही है ना, हाइपोफाइसिस के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि पिट्यूटरी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये कहलाएगी, इसको आप पोर्टल वेनस सिस्टम भी बुला सकते हो, या इसको हम हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन भी बुलाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। और फिर फाइनली ये जाके हाइपोफाइजियल वेन में ओपन होगा। तो यहां पर ये ओपन हो रही है इनटू दी हाइपोफाइजियल वेन।
सो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें ऐसा क्या सिग्निफिकेंट है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब पे अटेंशन, इस हाइपोथैलेमस में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होंगे, सर्टेन न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स बना देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। ये न्यूरॉन्स अपने एक्सोनल एंडिंग से अपना सिक्रीशन कहां प्रोड्यूस करेंगे, कहां रिलीज करेंगे, इनटू दिस कैपिलरी बेड जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट था। ये हार्मोन जो यहां रिलीज होंगे, जो यहां पर आ जाएंगे, अब ये ब्लड स्ट्रीम में देखो, सिंस ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में प्रोड्यूस या रिलीज कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी फॉर्मिंग द एंडोक्राइन पोर्शन, राइट। तो देखो ये जो सिक्रीशन है वो जाके कहां पहुंचेगा, इस हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू इट विल रीच एंड रीच द अदर एंड, और यहां पर एक और कैपिलरी बेड में ही रिलीज हो जाएगा, और इस कैपिलरी बेड में अगेन ये बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है इन दी एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स आ रहे हैं फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, वो ब्लड सप्लाई के थ्रू आ रहे हैं थ्रू दिस एंटायर पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और वो जो हार्मोन्स यहां रिलीज होंगे, ये हार्मोन्स रेगुलेट करेंगे द सिंथेसिस एंड द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो मैसेज लेकर आ रही है फ्रॉम द न्यूरॉन्स, बट थ्रू द ब्लड इटसेल्फ, ठीक है। सो ये डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है ऑफ द न्यूरॉन, इट इज थ्रू द ब्लड। बट वहीं पर आपको यहां कुछ ऐसे न्यूरॉन्स मिलेंगे पीछे वाले साइड पे, जो डायरेक्टली, जिनके एक्सॉन्स है ना, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। किससे कनेक्टेड है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ओके। और इनके जो एक्सॉन एंडिंग है, मतलब ये अपना सिक्रीशन किसी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, इनके एक्सॉन इतने लंबे हैं कि ये जाके सीधे अपना सिक्रीशन कहां प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्टली इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को ये रेगुलेट करवाएंगे, उनका सिंथेसिस, जिसमें एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं। सिमिलरली यहां पर जो रिलीज हार्मोन्स होंगे ना, ये जो हार्मोन्स यहां पर आए हैं फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन जो कि आपके सामने यहाँ लिस्ट डाउन है ना, उनकी एक्टिविटी को यहाँ पर रेगुलेट करेंगे। सो अभी मैं इनके बारे में भी आगे पढ़ाऊंगा आपको, पर अभी इतना समझ में आ गया आपको। तो आपको दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ग्रीन वाला पोर्शन, ये डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस है, राइट। क्यों? क्योंकि इसके जो न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ओवर हियर। सो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली न्यूरोनल कंट्रोल में है ऑफ द हाइपोथैलेमस, ये बात समझ लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि कौन जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है न्यूरॉन्स और कौन इनडायरेक्टली कर रहा है, ये बात आपको समझ में आ गया। कौन कौन से वो हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस बनाता है। तो हाइपोथैलेमस से बनने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं अपने हार्मोन बनाने के लिए, या फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट कर सकते हैं अपने हार्मोन्स बनाने के लिए। जो स्टिमुलेट करेंगे वो कहलाते हैं द रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या कहलाते हैं? द रिलीजिंग हार्मोन्स। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेंगे टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स, दे आर कॉल्ड इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो कौन कौन से वो हार्मोन्स होंगे, लेट्स सी देम। तो यहां पर ना आपको कुछ नाम मेंशन नजर आ रहे होंगे। यू कैन सी वन इज द GHRH। GHRH, अब देखो यहां जितने भी हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं ना, देखो GHRH बोले तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करके पहुंचाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाती है, बिकॉज इट इज अ रिलीजिंग हार्मोन ना। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। सो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सिमिलरली तो GHRH क्या स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को टू प्रोड्यूस द ग्रोथ हार्मोन। Similarly, there is another one, which is thyrotropin releasing hormone. So, ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जब ये रिलीज होगा हाइपोथैलेमस के थ्रू, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलस जाएगा कि वो स्टार्ट कर दे प्रोड्यूसिंग द TSH, which is the thyroid stimulating hormone, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस इट्स ओन हार्मोन्स, ठीक है। सिमिलरली देयर इज CRH, which is corticotropin releasing hormone. So corticotropin releasing hormone again जब हाइपोथैलेमस रिलीज करके एंटीरियर पिट्यूटरी में भेजेगा तो वो स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू स्टार्ट सिक्रीटिंग ACTH, which is एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि वो एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट्स हार्मोन। एंड लास्टली अनदर जो रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है स्टिमुलेटरी, जिसका इफेक्ट है, दैट इज GnRH, which is gonadotropin releasing hormone. gonadotropin releasing hormone जब भी यहाँ पर इस सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी पे पहुंचेगा तो वो 2 gonadotropins का सिक्रीशन स्टिमुलेट करवाता है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड दोज आर द LH एंड द FSH। LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये वो सारे के सारे क्या हैं?
रिलीजिंग हॉर्मोन्स। तो इनके नाम अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूं तो अगेन यहाँ सेपरेटली फॉर योर रेफरेंस में लिख देता हूँ। ये रिलीजिंग हॉर्मोन्स 4 टाइप के हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, राइट, देन थायरोटॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, देन उसके बाद कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये चारों के चारों जो हैं दे आर दी रिलीजिंग हार्मोन जिनका स्टिमुलेटरी इफेक्ट है ऑन दी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। वाइल दूसरे जो हार्मोन्स हैं दे आर गोइंग टू बी द DA। एक्चुअली ये डोपामीन के लिए है। एक्चुअली देयर इज अ हार्मोन जो कि ये जो हार्मोन्स है ना इनका इनहिबिटरी इफेक्ट होगा। तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर सिमिलर है टू दी प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसका ये सिक्रीशन इनहिबिट करवाता है। सो इसका स्ट्रक्चर आप इसको ना ऐसे लिख सकते हो। सो इट इज PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। सो इसको हम यहां पर ऐसे मेंशन कर देंगे। इसका एग्जांपल 1 इज PIH, पहला इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस बनाता है, और दूसरा है सोमैटोस्टैटिन जिसे SST लिखा हुआ है यहां पर। दिस इज द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो देखो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने वाला हार्मोन भी था और ग्रोथ हार्मोन को के सिक्रीशन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन भी है जिसे हम सोमैटोस्टैटिन भी बुलाते हैं। इसका पूरा नाम आपको याद रखना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करता है? ये हमारे एंटीरियर लोब को नेगेटिव सिग्नल भेजेगा कि स्टॉप सिक्रीटिंग दी ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, सो यहां पर GHRH का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, सो 2 इनहिबिटरी हार्मोन और 4 रिलीजिंग हार्मोन बनाता है दी हाइपोथैलेमस। आई होप नाउ आपको एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट दी हाइपोथैलेमस क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं अबाउट दी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि इस हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर लो। इसे हम हाइपोफाइसिस भी बुलाते हैं या फिर इसको हम द मास्टर ग्लैंड भी बुलाते हैं। और ये कहाँ लोकेटेड होती है? ये हमारे स्कल के जो स्फीनॉइड बोन है उसके अंदर प्रेजेंट एक छोटी सी कैविटी जिसे हम सेला टर्सिका बुलाते हैं, द टर्किश सैडल, उसके अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब एक पिट के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, हेंस कॉल्ड पिट्यूटरी। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पिट है जिसके अंदर ये सिचुएटेड है एंड द पिट इज एक्चुअली बोनी। तो ये जो बोनी पिट है दिस इज द सेला टर्सिका। ठीक है, अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर वही है, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है थ्रू दी स्टॉक। तो इस स्टॉक को हम इन्फेंटिबुलम बुलाते हैं। अब इसके आपको बेसिकली 2 मेजर लोब्स मिलेंगे बट एक और छोटा सा लोब है। ओके, अब देखो इमेजिन करो ये वाला जो साइड है दिस इज द एंटीरियर साइड और ये वाला जो साइड है पीछे वाला दिस इज द पोस्टीरियर साइड। ठीक है, एंटीरियर साइड पे आपको एक एंटीरियर लोब मिलेगी। ओके, और उससे एसोसिएटेड एक छोटी सी लोब और मिल रही है, यू सी। तो देखो जो एंटीरियर लोब है उसे हम बुलाते हैं पार्स डिस्टालिस। क्या बुलाते हैं? पार्स डिस्टालिस। ठीक है, पार्स डिस्टालिस भी बुला सकते हैं या फिर पार्स एंटीरियर भी बुला सकते हैं। और बीच में एक लोब जो मिल रही है आपको इट इज कॉल्ड पार्स इंटरमीडिया। क्या बुलाते हैं इसको? पार्स इंटरमीडिया। दोनों के दोनों ये जो स्ट्रक्चर्स है ना ये फ्यूज्ड हैं आपस में और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं टुगेदर फॉर्म करते हैं अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या बुलाते हैं इसको? एडिनोहाइपोफाइसिस। और एडिनोहाइपोफाइसिस को ही हम नाम देते हैं दी एंटीरियर पिट्यूटरी। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का हम क्लासिफिकेशन अगर करें तो कैसे करेंगे? एनाटॉमिकली। सो अगर हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी की, पिट्यूटरी और इवन जिसको हम हाइपोफाइसिस बुलाते हैं, एनाटॉमिकली ये 2 रीजन्स में डिवाइडेड है। वन इज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस फर्दर 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है जिन्हें हम बुलाते हैं पार्स डिस्टालिस और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। वहीं पर ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है इसको हम पार्स नर्वोसा भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पार्स नर्वोसा। तो देखो पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टालिस मिलकर बना रहा है एडिनोहाइपोफाइसिस जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी बुलाएंगे। और पीछे वाला हिस्सा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इट इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस और इसको हम पार्स नर्वोसा भी बुलाते हैं। क्यों न्यूरोहाइपोफाइसिस या नर्वोसा वर्ड बुलाया है? बिकॉज आपको याद होगा यहां पर जो हाइपोथैलेमस के
न्यूरॉन्स है ना वो डायरेक्टली पूरी तरह से इनर्वेट करते हैं और रीच करते हैं इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर और अपना सिक्रीशन यहाँ पर रिलीज करते हैं। सो क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली अंडर द रेगुलेशन है ऑफ द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, इसीलिए इनको हम पार्स नर्वोसा या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस बुलाएंगे, बिकॉज ये हाइपोफाइसिस का यानी कि पिट्यूटरी का वो हिस्सा है जो कि न्यूरॉन्स के डायरेक्ट कंट्रोल में है। ओके सो आई होप ना आपको ये समझ में आ गया होगा, एनाटॉमिकल डिवीजन भी समझ में आ गई पिट्यूटरी की। चलो अब यहाँ पर हम वेरियस हार्मोन देखने वाले हैं पिट्यूटरी के और उनके एक्शंस को। सो देखो पहले हम यहाँ पर देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस बुलाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट। ओके सबसे पहला जो हार्मोन है इट इज कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जैसा कि नाम बता रहा है ये हमारी बॉडी के वेरियस टिश्यूज और और सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा और उनकी ग्रोथ करवाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलती है ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये ग्रोथ करवाता है, तो दिस इज द ग्रोथ हार्मोन। दूसरा आता है द TSH, याद है TSH और द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करता है, याद रखो ये स्टिमुलेट करेगा हमारे थायराइड हार्मोन्स को या फिर हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। ओके दूसरा फिर आता है हमारे पास ACTH, बोले तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। देखो ट्रॉपिक हार्मोन, जब भी वो ट्रॉपिक आता है ना, ये वो हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाते हैं, मतलब ये हार्मोन्स किसी दूसरे ग्लैंड पे एक्ट करके उनका हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं, सो हेंस कॉल्ड द ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, यानी कि ये हार्मोन जाके एक्ट करते हैं ऑन द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल ग्लैंड का जो बाहरी हिस्सा होता है ना उसे हम कॉर्टेक्स बुलाते हैं। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाके उनसे कॉर्टिकल हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाती है, ठीक है। ओके फिर उसके बाद वी हैव इज द FSH एंड LH। अब देखो ये जो FSH और LH है ना, दीज आर गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है, क्योंकि गोनाड्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। गोनाड्स बोले तो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोले तो जहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं। सो मेल्स एंड फीमेल्स के केस में इनके डिफरेंट फंक्शन है। देखो ये जो FSH है वो मेल्स के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन स्टिमुलेट करवाता है टेस्टिस में, ठीक है। तो टेस्टिस पे जब एक्ट करेगा तो ये मेल गैमेट यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन स्टिमुलेट करवाएगा। सिमिलरली ये FSH जब फीमेल पे एक्ट करेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन या फिर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनाड है दैट इज ओवरी, ओवरी पे जाके ये स्टिमुलेट करवाता है फीमेल गैमेट यानी कि ओवा के फॉर्मेशन को। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर इवन जब ओवा डेवलप हो रहे होते हैं ना, जो यहाँ पर क्या होता है ओवरी के अंदर डिफरेंट फॉलिकल्स होते हैं, डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ दी फीमेल गैमेट। तो वो जो फॉलिकल्स है ना जब ग्रो करती हैं तो साथ साथ ना एक हार्मोन, उनके सराउंडिंग जो सेल्स होते हैं वो एक हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं विच इज एस्ट्रोजन, जिसका अगेन कंट्रोल जो है वो इस FSH के ही कंट्रोल में है। बिकॉज अगर FSH नहीं एक्ट करेगा तो फॉलिकल्स डेवलप नहीं होंगे मेच्योर फॉलिकल में, जैसे ग्राफियन फॉलिकल बुलाते हैं, और जब फॉलिकल्स नहीं डेवलप होंगे तो एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बन पाएगा फ्रॉम दी सराउंडिंग ग्रैन्युलोसा सेल्स जो कि उन फॉलिकल्स को सराउंड करके रखते हैं, ठीक है। इन सभी की डिटेल्स भी ना आप इवन क्लास 12th में जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसको स्टडी करोगे, ठीक है। ओके बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की, जो कि अनदर टाइप ऑफ गोनाडोट्रोपिन है कॉल्ड द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जब टेस्टिस पे एक्ट करता है, सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस LH, जब ये टेस्टिस पे एक्ट करेगा तो ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट एक स्पेशलाइज्ड सेल जिनको हम आगे पढ़ेंगे भी कॉल्ड द लीडेक सेल्स, उनको स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस सम एंड्रोजन्स। और एंड्रोजन्स बोले तो कुछ हार्मोन जो कि मेल कैरेक्टर्स डेवलप करवाते हैं, और उनमें से प्रिंसिपली प्रेजेंट जो एंड्रोजन है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। तो ये टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करवाता है, द मेल हार्मोन का सिक्रीशन। सिमिलरली ये जो LH है, दिस LH जब ये फीमेल में एक्ट करेगा, फीमेल्स के केस में जब ये क्या करवाता है, देखो ये LH पहली चीज तो इसका हाई लेवल ग्राफियन फॉलिकल जो मेच्योर फॉलिकल है ना उसकी रप्चरिंग करवाता है। रप्चरिंग जब होगी ग्राफियन फॉलिकल की जो, तो क्या होगा, जो भी ओवा है वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द ओवरी। तो ये ओवरी से ओवा यानी कि एग के रिलीज होने को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो LH बेसिकली क्या करता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है इन द फीमेल। तो यहां पर याद रखो ये ओव्यूलेशन भी कराएगा इन द फीमेल, और साथ ही साथ जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो जो रिमेनिंग सेल्स बचते हैं ना फॉलिकल सेल्स, वो इकट्ठा होकर बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जैसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बुलाएंगे, और वो कॉर्पस ल्यूटियम इस LH के इफेक्ट में ही क्या बनाते रहते हैं, द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज हैं जो कि आपको समझनी है। इवन अभी नहीं समझ में आ रही हो तो आगे जब हम एक एक करके इन सभी ग्लैंड्स को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे ना तो भी आपको समझ आ जाएगा। देन आता है नेक्स्ट ग्लैंड विच इज कॉल्ड दी नेक्स्ट हार्मोन विच इज कॉल्ड द PRL, जिसे हम शॉर्टली PRL तो लिखते हैं लेकिन उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, ये हमारे मेमोरी ग्लैंड्स जो फीमेल्स होती हैं उनकी मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट करवाता है। तो ये ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यू को डेवलप करवाएगा टू स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ द मिल्क,
ठीक है। सो ये वेरियस वो हॉर्मोन्स थे जो कौन बना रहा था, द एंटीरियर पिट्यूटरी, और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ये बना रहा है द पार्स डिस्टालिस। ठीक है, कौन बना रहा है, पार्स डिस्टालिस। सो ये जो पार्स डिस्टालिस है उन सभी के ये वेरियस हॉर्मोन्स है। अब आप कहोगे पार्स इंटरमीडिया भी तो एडिनो हाइपोफाइसिस का हिस्सा था ना एंटीरियर पिट्यूटरी का, उसका हार्मोन यहां मेंशन नहीं है, उसको मैं स्पेशली मेंशन करता हूं। तो देखो पार्स इंटरमीडिया का हार्मोन मैं मेंशन करूं, इट इज ओनली वन। सो पार्स इंटरमीडिया, जो इंटरमीडिएट लोब होती है ना, वो सिर्फ एक हार्मोन बनाती है कॉल्ड दी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको MSH भी लिख सकते हैं शॉर्टली। सो ये जो MSH है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपके मेलानिन यानी कि स्किन पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द पिगमेंट। ठीक है, तो दीज आर द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये कौन बनाता है, द इंटरमीडिएट लोब और द पार्स इंटरमीडिया। फाइन, अब बचते हैं हमारे वेरियस हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हिस्सा है, यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस इसको बनाता है। तो पहला जो हार्मोन है दैट इज गोइंग टू बी द ADH, which is anti-diuretic hormone। क्या नाम है इसका, देखो, it is anti-diuretic hormone, even इसको हम वासोप्रेसिन भी बुलाते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, ADH हमारी किडनीज पे एक्ट करता है, और किडनीज में भी डिस्टल ट्यूब्यूल जो होता है हमारा, है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आप सभी ने चैप्टर पढ़ा है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उसमें डिस्टल ट्यूब्यूल पे ये एक्ट करेगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, और वहां पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर पाएगा। तो क्योंकि हमारा जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, हमारी सर्वाइवल के लिए, तो ज्यादा वाटर कहीं यूरिन में लॉस ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ADH वर्क करता है। तो ये हमारी डाइल्यूट यूरिन को बनने से रोकता है। इट इज हेंस कॉल्ड एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, बिकॉज ये डाइयूरेसिस यानी कि डाइल्यूट यूरिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है बाय रीअब्सॉर्बिंग मोर एंड मोर वाटर फ्रॉम द किडनीज, है ना, एंड पुटिंग इट बैक इनटू द ब्लड, ताकि ब्लड की जो भी ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन रहे। सो ये किडनी में वाटर अब्जॉर्प्शन कराता है। इसका नाम वासोप्रेसिन भी इसलिए पड़ा है बिकॉज ये वासो कॉन्स्ट्रक्शन कराएगा, ब्लड वेसल्स को बहुत ही ज्यादा क्या करा देता है, कंस्ट्रक्ट करवा देता है। ठीक है, एंड देन वी हैव अनदर हार्मोन जो कि हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाता है, इट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के दो फंक्शन आपको मिलेंगे। पहला, ये हमारी स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, स्पेशली फीमेल्स के केस में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। तो जो लेबर पेन होता है वो इसीलिए अराइज करता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स। तो यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है कॉल्ड मायोमेट्रियम, जो कि स्मूथ मसल्स की मिलकर बनती है, और उन पे जाके ये ऑक्सीटोसिन जाके उन पे लगे रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे और वहां पे बहुत ही विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वन फंक्शन। और जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो मेमोरी ग्लैंड्स जो कि डेवलप हुई थी अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन, उनसे मिल्क का इजेक्शन करवाता है। तो ये लैक्टेशन कॉज करवाता है इन दी आफ्टर पार्चुलेशन और चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के बाद ये लैक्टेशन पीरियड में मिल्क इजेक्शन करवाता है। सो आई होप द रोल ऑफ वेरियस डिफरेंट हॉर्मोन्स, जो कि चाहे एंटीरियर पिट्यूटरी बना रही हो, पार्स डिस्टालिस, उसका दूसरा कंपोनेंट पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक बना रहा है विच इज MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बाकी जितने भी थे वो पार्स डिस्टालिस के आपके पास है। GH है ना, TSH है, ACTH, FSH, LH और PRL। ओके, ये सभी के सभी आते हैं अंडर दी एंटीरियर पिट्यूटरी। और दो ही हार्मोन्स हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाता है, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, आल्सो कॉल्ड दी एंटी डाइयूरेटिक और दी ADH हार्मोन। ठीक है, तो ये तो थे द वेरियस हार्मोन्स और उनके रोल्स इन अवर बॉडी। तो इसीलिए क्योंकि पिट्यूटरी हार्मोन्स हमारे इतने सारी बॉडी फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है अपने हार्मोन्स के थ्रू, हेंस इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों, अब हम लेने वाले हैं सर्टेन डिसऑर्डर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब देखो, कोई भी हार्मोन क्यों ना होना, उसकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही स्पेसिफिक अमाउंट में होती है। अगर इस स्पेसिफिक अमाउंट से थोड़ा भी ज्यादा या कम अमाउंट में हार्मोन बनेगा तो डिसऑर्डर्स अराइज कर सकते हैं। और ऐसा ही आपको पिट्यूटरी हार्मोन्स के केस में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि एक पिट्यूटरी हार्मोन जिसकी कंडीशंस को हम देखने वाले हैं, दैट वुड बी द ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन, जैसा कि नाम बताता है, इसकी बॉडी में क्यों रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये बॉडी की ग्रोथ करवाएगा वेरियस टिश्यूज पे एक्ट करके। इनफैक्ट ये हमारी बोन्स पे भी एक्ट करके हमारी बोन्स को इलॉन्गेट करवाता है, जिनकी वजह से हमारी हाइट ग्रो करती है। बट मान के चलो, ये ग्रोथ हार्मोन का बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीशन ही नहीं हो रहा है,
मतलब इट इज बीइंग अंडर सिक्रीटेड, या फिर इसका हाइपोसिक्रीशन हो रहा है। हाइपोसिक्रीशन, अंडर सिक्रीशन मतलब सेम चीज, सफिशिएंट अमाउंट में ना बनना। ग्रोथ हार्मोन का एक डिसऑर्डर कॉज करता है कॉल्ड डॉर्फिज्म। मतलब एक इंडिविजुअल जिसके केस में ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा है सफिशिएंट अमाउंट में, उसकी फिजिकल जो ग्रोथ है वो स्टंटेड रह जाएगी और वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ इट्स हाइट या फिर बॉडी के साइज में। तो पर्सन जो है वो फिजिकली स्टंटेड यानी कि डॉर्फ रह जाता है, राइट, जिसे हम बोना भी कहते हैं हिंदी में। सो डॉर्फिज्म की कंडीशन अराइज करती है ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये बात आ गई समझ। अब उल्टा भी हो सकता है ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये ओवर सिक्रीट हो रहा हो, मतलब जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ज्यादा ही बन रहा है, तो एक्सेस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन भी डिसऑर्डर्स या फिर एबनॉर्मैलिटी कॉज करेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन ये ओवर सिक्रीशन किस एज में हो रहा है, लाइफ टाइम में। सो अगर इसका सिक्रीशन सपोज चाइल्डहुड में ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, तो जो चाइल्ड होगा ना वो एक्सेप्शनली टॉल हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है, एंड दिस लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड जाइजेंटिज्म। ठीक है, so the child may become exceptionally tall. You see, the person is exceptionally tall than a normal person, and this is gigantism. अगर मानो ये जो ओवर सिक्रीशन है ग्रोथ हार्मोन का ये मिडिल एज में ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, मतलब ये मिडिल एज तक चल रहा है इसका ओवर सिक्रीशन, तो एक स्पेशल कंडीशन अराइज करती है कॉल्ड एक्रोमेगली। एक्रोमेगली क्या होती है बच्चों? देखो ऐसी कंडीशन, देखो नॉर्मली क्या होता है, हमारी बोन्स का जो इलॉन्गेशन होता है ना वो इसलिए होता है बिकॉज हमारी जो हाइपोफाइजियल प्लेट्स होती हैं वो ओपन रहती हैं। हाइपोफाइजियल प्लेट बोला जाए तो दो बोन्स के बीच में एक स्पेस होती हैं जो कि ग्रो करती रहती हैं, राइट। तो वो ग्रो करने की वजह से बोन इलॉन्गेट करती रहती है, वहीं पर प्रेजेंट होते हैं द रिसेप्टर्स फॉर द ग्रोथ हार्मोन। बट सर्टेन एज के बाद क्या होता है, वो जो हाइपोफाइजियल प्लेट्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। अब अगर ये हाइपोफाइजियल प्लेट्स ही क्लोज हो जाएंगी तो इलॉन्गेशन ऑफ द बोन विल नॉट टेक प्लेस। बट कुछ ऐसी भी बोन्स होती हैं जहां पर ये हाइपोफाइजियल प्लेट जो है वो स्टिल वहां पर ना ऐसे में हाइपोफाइजियल प्लेट भले ही नए प्रेजेंट होती हो लेकिन वहां पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द बोन इलॉन्गेशन। ऐसी बोन्स आपको मिलेंगी आपके इस जॉ वाले रीजन में या चिन वाले रीजन में। तो व्हाट विल हैपन इज ये ग्रोथ हार्मोन अगर सफिशिएंट अमाउंट में बनता रहेगा, ओवर अमाउंट में बनता रहेगा, तो क्या होगा, पर्सन का ये जो जॉ बोन वाला हिस्सा है ना ये आगे की तरफ प्रोट्रूड करने लगेगा, बिकॉज ये जो बोन है ये अभी भी ग्रो कर सकती है। तो पर्सन का जो जॉ है ना वो आगे की तरफ प्रोट्रूड करेगा। ऐसे में एक प्रोग्नैथस फेज बनता है। प्रोग्नैथस मतलब होता है फॉरवर्ड प्रोट्रूडिंग फेस, ठीक है, और जॉ, ये कंडीशन मिलेगी। साथ ही साथ जो फेशियल फीचर्स है ना वो भी डिसऑर्डर्ड यानी डिस्टॉर्टेड नजर आएंगे। डिस्टॉर्टेड कैसे नजर आएंगे, जो ऑर्गन्स है जैसे कि नोज है, लिप्स हो गए, या फिर जो चीक्स हैं वो ओवर एक्सेसिवली ग्रो होंगे, ओवर साइज नजर आएंगे। फेशियल फीचर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर इफेक्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट जो बैक वाला ही रीजन है वो भी ज़्यादा ग्रो करने की वजह से पर्सन जो है वो आगे की तरफ झुक जाता है और उसकी वजह से ये काइफोसिस वाली कंडीशन हो जाती है, आगे की तरफ बेंड हो जाना। तो वो काइफोसिस भी इनके केस में आकर करता है। तो जो ओवरऑल अपीयरेंस है ना एक इंडिविजुअल की जो एक्रोमेगली से सफर कर रहा है वो गोरिल्ला लाइक अपीयर करता है। इसीलिए ये गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा अगर ओवर सिक्रीशन होता है आपके जीएच का इन द मिडिल एज। ठीक है, तो एक्रोमेगली इस तरीके से अकर करेगा और ये डिजीज जो है वो डेडली भी हो सकती है इफ इट इज नॉट अटेंडेड ऑन टाइम। ठीक है, इट मे इवन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। होपफुली आपको ये कंडीशंस रिगार्डिंग दी डिसऑर्डर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द ग्रोथ हार्मोन वो क्लियर है। अब एक और हार्मोन जो कि हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाता है, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन तो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन बनाता है कॉल्ड दी एंटी डायूरेटिक हार्मोन व्हिच इज एडीएच और द वासोप्रेसिन। अब इसका अगर अंडर सिक्रीशन हो जाता है ना बच्चों तो एक कंडीशन अराइज करेगी जिसका नाम मैं अभी बताऊंगा आपको। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जैसे मैंने आपको बताया था जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो किस पे एक्ट करेगा, दिस एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन द डिस्टल ट्यूब्यूल, और ये डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करके क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा वापस से बैक इनटू द रीनल मेड्यूला। तो आपको कॉन्सेप्ट्स अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाले चैप्टर के क्लियर है तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है बैक थ्रू बाय द ओपनिंग ऑफ दीज एक्वापोरेंस। तो ये जो वाटर चैनल्स है ना उनको ओपन करवा देगा इन दी कलेक्टिंग डक्ट एंड द डिस्टल ट्यूब्यूल और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा। ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा पानी जो है वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इन द किडनी और वो लॉस्ट नहीं होगा इन द यूरिन। बट व्हाट हैपेंस इज जब इस एडीएच की कमी हो तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप देखोगे नाउ ये जो एडीएच है ये सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्टल ट्यूब्यूल पे भी एक्ट नहीं करेगा और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे भी एक्ट नहीं करेगा। कलेक्टिंग डक्ट्स में पानी का रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। पानी का अब्जॉर्प्शन
रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा तो पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन्स, एंड दिस लॉस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू यूरिन इज कॉल्ड डाययूरेसिस, राइट। और ये लीड करता है टू अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज insipidus. So what does it cause? Diabetes insipidus. ये जो डायबिटीज है वो नॉर्मल जो डायबिटीज है, एक दूसरी टाइप की डायबिटीज भी होती है विच इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस से डिफरेंट है, बिकॉज ये जो वर्ड इंसिपिडस है ना, इट लिटरली मीन्स टेस्टलेस। व्हाट हैपेंस इज उस वाली डायबिटीज में बहुत सारा अमाउंट ऑफ शुगर या ग्लूकोज जो है वो रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के अंदर, तो दैट टर्न्स आउट टू बी स्वीट, ठीक है। बट ये वाला जो डायबिटीज अकर करेगा, इसमें जो यूरिन बनेगी वो वाटरी होगी बहुत ज्यादा, बट उसमें कोई शुगर नहीं होगा, जिसकी वजह से इट विल अपीयर टू बी टेस्टलेस, हेंस कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। सो आई होप द वेरियस डिसऑर्डर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द पिट्यूटरी हार्मोन्स आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। तो बच्चों आइए बिगिन करते हैं विद द नेक्स्ट ग्लैंड नाउ, व्हिच इज द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन की बात की जाए तो ये लोकेटेड होता है ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ अवर फोर ब्रेन। सो फोर ब्रेन के ये पीछे वाले साइड पे देखो, आपका ये फोर ब्रेन वाला रीजन है, तो देखो यहाँ पर आपको थैलेमस के पास ये आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगी ऑन द डॉर्सल साइड, ठीक है। सो दिस इज अवर पीनियल ग्लैंड, ओके। अब ये जो पीनियल ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन बनाता है? सो इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड द मेलाटोनिन हार्मोन, व्हिच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ये जो हार्मोन है ना बच्चों, इसका क्या रोल है? देखो, ये हार्मोन रेगुलेट करता है दी 24 आवर साइकिल, या जैसे हम डायर्नल रिदम बुलाते हैं ऑफ आवर बॉडी। मतलब एक तरीके की जो हमारी 24 घंटे की साइकिल होती है ना, जिसमें हमारी बॉडी कब क्या करती है, कब कितनी एक्टिव रहती है, कब बिजी रहती है, कब स्लीपी रहती है, वो सब इस हार्मोन के थ्रू ही रेगुलेट होता है। एंड जनरली इसका जो सिक्रीशन होता है वो नाइट आवर्स में होता है इन दी डार्कनेस, ओके। सो ये रेगुलेट करता है 24 आवर्स की डायर्नल रिदम को ऑफ द बॉडी, इंक्लूडिंग आवर स्लीप वेक साइकिल, कि कब हम कब सोएंगे और कब जागेंगे, वो भी इसी हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो डिटरमिन करता है, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, व्हेन वी विल स्लीप, व्हेन वी विल गेट अप, कब हमारा कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, कब हम जो है वो इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें इस हार्मोन के थ्रू ही रेगुलेट होता है। सो और भी इसके क्या इन्फ्लुएंस हैं, देखो ये क्या क्या चीज़ें और इफेक्ट करता है। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के साथ साथ पिगमेंटेशन को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। हमारा जो पिगमेंट है, मतलब हमारा जो स्किन कलर है, उसको भी ये रेगुलेट करेगा। फिर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है इन द केस ऑफ फीमेल्स, एंड हमारी डिफेंस की कैपेबिलिटी, द एबिलिटी टू फाइट द डिजीजेस, उसको भी ये कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है। सो दीज वर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ द मेलाटोनिन, जो कि बनाता है द पीनियल ग्लैंड। छोटी सी ग्लैंड थी, इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। तो चलो बच्चों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्लैंड की, विच इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो कि है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ने हैं ना, उनमें से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड यही है, ठीक है। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, बट उससे भी पहले हम जानते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो पहली चीज़ तो ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड मिलेगी। देखो बच्चों, देखो बटरफ्लाई जैसी नजर आ रही है, जो कि दो लोब से मिलकर बन रही है। देखो, एक लोब इसका ये है और दूसरा लोब इसका ये है। सो इट इज अ बायलोब्ड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप्ड, और ये प्रेजेंट कहाँ है? ओवर द ट्रेकिया ऑन इट्स ईदर साइड। तो ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप के ऊपर ही चिपकी हुई है, ऑन बोथ इट साइड इसको दो लोब्स नजर आएंगे, ओके। एंड बीनीथ द लैरिंग्स, तो ये लैरिंग्स है ना, तो लैरिंग्स के नीचे और ओवर द ट्रेकिया ऑन ईदर साइड प्रेजेंट है दिस थायराइड ग्लैंड विद टू ऑफ इट्स लोब, और दोनों के दोनों जो लोब्स होते हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम बुलाते हैं द isthmus, ठीक है। सो यहां पर आपको समझ में आ गया इसकी लोकेशन के बारे में। सो इट इज अ बायलोब्ड ग्लैंड लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रेकिया बीनीथ द लैरिंग्स, ठीक है। चलो, और कनेक्टेड भी कैसे है isthmus के थ्रू, वो मैंने आपको बता दिया। दिस इज अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ये थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर की। तो जब आप थायराइड ग्लैंड को ना अंदर से देखते हो, इंटरनली जब उसका सेक्शन कट करते हो, तो आपको नजर आते हैं कि थायराइड ग्लैंड बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनी है, फॉलिकल से और कुछ स्ट्रोमल टिश्यू से। स्ट्रोमल टिश्यू जो मैट्रिक्स बना रहा है, राइट। तो देखो, ये जो फॉलिकल है, ऐसे राउंड स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहे हैं ना, दीज आर द फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स मिलके बनते हैं कुछ फॉलिकुलर सेल से, जो कि अपने अंदर एनक्लोज करते हैं एक कैविटी। तो ये कैविटी, इसके अंदर की स्पेस खाली है ना, दीज हॉलो स्पेसेस आर कॉल्ड द कैविटी। सो ये जो कैविटी यहाँ प्रेजेंट है, ये फिल्ड होती है विद सम जिलेटिनस मैट्रिक्स, जो कि फॉर्म करती है द कोलॉइडल मटेरियल। यहाँ पर जो हार्मोन ये फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं ना, वो यहीं पर सिक्रीट करते हैं। सो द हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड
दे आर गोइंग टू बी कलेक्टेड हियर, ठीक है, इन्हीं कैविटीज में। सिमिलरली ये जो बाहर की जगह है ये कहलाती है द स्ट्रोमल टिश्यू, और स्ट्रोमल टिश्यू में आपको मैट्रिक्स मिलेगी, राइट, और मैट्रिक्स में आपको बहुत सारी ब्लड कैपिलरी सप्लाई करती हुई मिलेंगी ब्लड को वहां पर, और कुछ सेल्स मिलते हैं लाइक दिस, जिन्हें हम बुलाते हैं द पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या बुलाते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो दीज आर गोइंग टू बी पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स क्योंकि ये दो फॉलिकल्स के बीच में ही पैरेलली आपको लाई करते हुए नजर आएंगे इन द आउटसाइड स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैंने आपको बताया फॉलिकल जो है फॉलिकुलर सेल से मिलकर बनते हैं ना, तो यही फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं हार्मोन्स। फॉलिकुलर सेल्स बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे दो टाइप के हार्मोन्स इन केस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। कौन कौन से वो दो हार्मोन्स हैं? वन इज कॉल्ड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको कि हम सिंपली थायरॉक्सिन बुलाते हैं। अब देखो इसका नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, तो एक्चुअली इसको हम T4 लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर 4 आयोडीन प्रेजेंट हैं इस थायरोनिन के मॉलिक्यूल में। ठीक है, आई विल टेल यू वन थिंग, एक्चुअली जितने भी हमारे फॉलिकुलर सेल से बनने वाले हार्मोन्स है ना, ये एक अमाइनो एसिड जिसका नाम है टायरोसिन, उसके आयोडीनेशन से बनते हैं। मतलब टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड में आयोडीन का एडिशन होने लगता है। अगर उस टायरोसिन में 4 आयोडीन ऐड हो जाते हैं तो बनता है एक हार्मोन कॉल्ड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको हम सिंपली थायरॉक्सिन बुलाते हैं, जो कि ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, ये ज्यादा अमाउंट में बनता है। ठीक है, वाइल जो दूसरा हार्मोन बनता है इन्हीं फॉलिकुलर सेल से, उनको हम बुलाते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। मतलब वहां पर टायरोसिन में 3 आयोडीन ऐड होंगे, इसलिए इसको T3 बुलाएंगे। ठीक है, तो देखो बॉडी में टेट्रा आयोडोथायरोनिन ज्यादा अमाउंट में बनता है, थायरॉक्सिन ज्यादा बनता है, बट जो पोटेंसी होती है ना, जो इफेक्ट कॉज करने की एबिलिटी होती है, वो ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी कि T3 की ज्यादा होती है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन जिसको हम बुलाएंगे वो एक्चुअली में टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, T4। ठीक है, और इन हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है थायराइड ग्लैंड के कंट्रोल में कैसे आता है? बाय द एक्टिविटी ऑफ द TSH, जो कि कौन बना रहा था? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जब सिग्नल लाएगा थायराइड ग्लैंड को थ्रू द TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो स्टिमुलेट करेगा इन फॉलिकुलर सेल्स को टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दीज 2 हार्मोन्स। बात समझ आई? ओके। और दूसरा जो टाइप के सेल्स हैं मैंने बताए थे ना, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स जो हैं ये सिक्रीट करते हैं अनदर हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन विच इज TCT। इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बट हमारा जो प्राइमरी अटेंशन होगा वो इन 2 पे होगा। ठीक है, अब जो आयोडीन है, जैसा कि मैंने बताया था, आयोडीन बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होगा इन हार्मोन्स के नॉर्मल रेट ऑफ सिंथेसिस के लिए। क्यों बच्चों? क्योंकि मैंने बताया ना, ये जो हार्मोन्स हैं वो टायरोसिन के आयोडीनेशन से बन रहे हैं, तो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड है टायरोसिन के कन्वर्जन में इनटू दीज 2 हार्मोन्स, है ना। तो ये आयोडीन कहाँ से आता है? हमारे डाइट के थ्रू। तो अगर हमारा जो डाइट है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट्स में डेफिशिएंट है तो बहुत सारी कंडीशंस अराइज कर सकती हैं जहाँ पे हमें इन हार्मोन्स का जो सिंथेसिस है वो रिलेटिवली लेसर अमाउंट में मिलेगा, एंड दैट लीड्स टू हाइपोथायरॉइडिज्म। मतलब इन थायरॉक्सिन या फिर इन थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन इन दी रिलेटिवली लेसर अमाउंट दैन द रिक्वायर्ड वंस। ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग। अभी इनको हम डिटेल में समझेंगे। पहले तो हम ये समझते हैं भाई, ये जितने भी हमारे T3 एंड T4 हैं, ये जो हार्मोन्स हैं जो कि ये बनाते हैं, इनका क्या रोल है बॉडी में। तो सबसे पहले विल बी टेकिंग अप द रोल ऑफ दीज 2 पर्टिकुलर हार्मोन्स। वन इज थायरॉक्सिन का भाई क्या रोल है, और इवन T3 का भी साथ में, और फिर हम देखेंगे द रोल ऑफ द हार्मोन जो कि हमारे पैराफॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। पहले बात करते हैं थायरॉक्सिन की। थायरॉक्सिन क्या करता है बच्चों? इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि मिनिमम जो एक्टिविटी है, जो मिनिमम एनर्जी हम कह सकते हैं, या मिनिमम रिएक्शन जो हमारी बॉडी की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बना रही है ताकि हम लाइफ सस्टेन कर पाएं, वो कहलाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो मिनिमम रेट जिससे हमारी मेटाबॉलिज्म चल सकता है उसको मेंटेन करेगा दिस थायरॉक्सिन हार्मोन। सेकेंडली, ये सपोर्ट करता है रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को। तो एरेथ्रोपोएसिस बोले तो रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, राइट, उसको ये सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ ये इवन कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, या फिर प्रोटीन्स, इन सभी के मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। एंड लास्टली, ये इवन इन्फ्लुएंस करता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहे, उसके मेंटेनेंस को इन्फ्लुएंस भी यही हार्मोन करेगा।
ठीक है, इसके इन्फ्लुएंस में ही वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है बॉडी में। सो होप यू गॉट द रोल ऑफ द वेरियस रोल्स ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन। अब हम बात करते हैं द रोल ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि पैराफॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये हार्मोन क्या करेगा, ये बेसिकली एक हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है। ये क्या करेगा, हाइपोकैल्सीमिया टाइप की कंडीशन कॉज करेगा। बोले तो हाइपो मीन्स लेस, कैल्सी वर्ड फॉर कैल्शियम, ईमिया ब्लड से रिलेटेड, यानी कि ब्लड में से ये कैल्शियम लेवल्स को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कैसे करेगा देखो, तो थायराइड ग्लैंड से बना कैल्सिटोनिन, या फिर जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन भी बनाएंगे, टीसीटी। ये क्या करेगा, ये लोअर करता है लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। कैसे करेगा देखो, ये पहली चीज तो हमारे इंटेस्टाइन्स में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा। तो इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होता है ना, उसमें कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। अब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में कैल्शियम लेवल्स कम हो जाएंगे। सेकेंडली, ये बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ा देता है। तो मतलब जितने भी ब्लड में कैल्शियम सर्कुलेट कर रहे थे ना, वो जाके बोन में डिपॉजिट होने लगेंगे। तो यानी कि क्या हो रहा है, ब्लड से कैल्शियम आयन जाके डिपॉजिट होते जा रहे हैं बोन्स में, तो मतलब ब्लड से कैल्शियम लेवल्स कम होता जा रहा है, राइट। इसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, बोन की ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी बढ़ा रहा है। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब जो ऐड कर रहा है न्यू कैल्शियम को टू फॉर्म द स्ट्रॉन्गर मैट्रिक्स ऑफ द बोन। तो बोन में कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा अमाउंट में होता है ना, सॉल्ट, तो उसमें ये ऐड कर रहा है मोर एंड मोर कैल्शियम। तो इस तरीके से बोन का एक तरह से फॉर्मेशन करवा रहा है, हेंस रिड्यूसिंग कैल्शियम लेवल्स फ्रॉम द ब्लड। लास्टली, ये हमारे किडनी को भी इनहिबिट करेगा टू रीअब्जॉर्ब द कैल्शियम आयन फ्रॉम द टिब्यूल्स। तो ये किडनी टिब्यूल्स में भी कैल्शियम का क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन बंद करवा देगा। तो कैल्शियम आयंस कहीं से भी बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कैल्शियम आयंस का लेवल बॉडी में या फिर ब्लड के अंदर कम होने लगेगा, एंड दिस विल लीड टू हाइपोकैल्सीमिया। तो ये एक तरीके का हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है। क्या है ये, एक हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन, ठीक है। सो आई होप नाउ आपको द रोल ऑफ द थायराइड हार्मोन्स आपको अब क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम टेकअप करने वाले हैं सर्टेन डिसऑर्डर्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद द थायराइड हार्मोन्स। तो बच्चों, नाउ विल बी टेकिंग अप सर्टेन डिसऑर्डर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द थायराइड ग्लैंड। अब यहाँ पर पहला जो हम टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स लेने वाले हैं, उसमें थायराइड हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनेंगे, दैट मींस उनका अंडर सिक्रीशन हो रहा है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसको यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट hypothyroidism, ठीक है, when the thyroid hormones are not being produced in the sufficient amount। इसमें दो कंडीशंस आपको मिलती हैं। सबसे पहले we'll be talking of the goiter, जिसमें कि आपको जो थायराइड ग्लैंड्स है ना वो एनलार्ज नजर आएंगे। तो यहां पर एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड्स मिलती हैं, ठीक है। सो यहां पर एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड्स कैसे मिलेंगी भाई, देखो, जब भी आप आयोडीन डेफिशिएंट फूड कंज्यूम करते हो, आयोडीन जिसमें आयोडीन की कमी है, तो आपको पता है ना, हमारे जो नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स हैं उनके सिंथेसिस के लिए, उनका रेगुलर रेट ऑफ सिंथेसिस को मेंटेन करने के लिए आयोडीन जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन सभी में आयोडीन प्रेजेंट है। आपने देखा था ना T3 T4 में कितने नंबर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच्ड हैं। सो अगर आयोडीन की कमी होगी तो इन हार्मोन्स का सिंथेसिस सफिशिएंट रेट से नहीं हो पाएगा विद इन द बॉडी। तो ऐसे में हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स है ना, वो उन पे प्रेशर आता है कि उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ये हार्मोन्स बनाना है। तो इन ग्लैंड्स के जो सेल्स हैं वो एनलार्ज कर जाते हैं सो एज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर हार्मोन, बट ऐसा हो नहीं पाता है। सिर्फ सेल ही स्वेल कर जाते हैं, एनलार्ज कर जाते हैं, बट सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, एंड दिस इज गोइंग टू लीड द एनलार्जमेंट ऑफ अवर थायराइड ग्लैंड्स। तो आपको नेक रीजन में ना ऐसे बल्ज आउट, ऐसी स्वेलिंग देखने को मिलती है, एंड दैट इज कॉल्ड सिंपल गॉइटर। ये बात समझ आ गई कि नहीं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आपको तब मिलती है जब ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर कर रही होती है, मतलब फीमेल्स जब हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर करती हैं और वो प्रेगनेंसी अंडरगो करती हैं, तो दैट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन ऑफ द बेबी। तो बेबी का जो मैच्योरेशन और डेवलपमेंट है ना, वो आप कह सकते हो डिफेक्टिव हो जाता है, जिसमें चाइल्ड जो है वो फिजिकल
फिजिकली स्टंटेड रह जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी फिजिकली, मेंटली भी रिटार्डेड रहेगा। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो ऐसे में ना व्हाट हैपेंस इज एक कंडीशन अराइज कर जाती है क्रेटिनिज्म, जब एक फीमेल हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर कर रही है और प्रेग्नेंट है। तो जो चाइल्ड है उसमें डिफेक्टिव मैच्योरेशन और डेवलपमेंट होता है बेबी का, लीडिंग टू स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ। तो यहां पर स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ मिलेगी। तो ऐसे में जो चाइल्ड है ना वो सफिशिएंटली हाइट में ग्रो नहीं कर पाता है। ऐसे डॉर्फ, ऐसे जो पर्सन है ना वो भी डॉर्फ रह जाते हैं, उनको हम क्रेटन डॉर्फ बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? क्रेटन डॉर्फ, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी डॉर्फ से अलग है। पिट्यूटरी डॉर्फ सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से होता है। तो वहां पर जो पर्सन है ना वो भले ही फिजिकली हाइट में ग्रो नहीं कर पाए, बस मेंटली वो ठीक होगा, मेंटली वो साउंड होगा। प्रॉब्लम यहां आती है व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रेटन डॉर्फ्स। यहां पर पर्सन जो है वो फिजिकली ग्रो नहीं कर पाएगा हाइट में, ठीक है, फिजिकली भी ग्रो नहीं हुआ, साथ ही साथ मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, मेंटली भी वो ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो याद रखो ये जो है क्रेटिनिज्म होता है उसमें जो डॉर्फ्स होते हैं दे आर इवन मेंटली रिटार्डेड। तो यहां पर मेंटल रिटार्डेशन मिलता है आपको। मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ जो इंडिविजुअल है उसका आईक्यू भी कम होगा, तो लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा पर्सन के अंदर। और साथ ही साथ उनमें कुछ और सीवियर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि जो चाइल्ड होगा वो डेफ एंड म्यूट भी हो सकता है, ठीक है। तो दे मे इवन बी म्यूट एंड डेफ। तो म्यूट एंड डेफिज्म भी आपको देखने को मिल सकती है इन द इंडिविजुअल जो कि क्रेटिनिज्म से सफर कर रहे हैं ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। सो ऐसे इंडिविजुअल्स कहलाते हैं, या जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना उनको हम क्रेटिन डॉर्फ्स बुलाएंगे, ठीक है। ये अलग होते हैं फ्रॉम दोज पिट्यूटरी डॉर्फ्स, ठीक है, जो कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से होते हैं। वो मेंटली साउंड होंगे बट ये मेंटली अनसाउंड होंगे, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटली वेल, मतलब मेंटली रिटार्डेड रहेंगे, उनका आईक्यू वगैरह भी बहुत कम होगा, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको अंडर सिक्रीशन की वजह से ये दो कंडीशन समझ आई होंगी। इवन अडल्ट विमेन में अगर सपोज अंडर सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन का, तो उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो इररेगुलर हो जाती हैं, इट लीड्स टू इररेगुलरिटीज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन केस ऑफ अडल्ट विमेन अंडर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स की वजह से। ये तो बात हो गई भाई अंडर सिक्रीशन की। अब बात करते हैं ओवर सिक्रीशन हो जाए। तो देखो बच्चों, कई बार क्या होता है थायराइड ग्लैंड के कैंसर की वजह से या फिर थायराइड ग्लैंड्स में कुछ नोड्यूल्स बनने की वजह से ओवर सिक्रीशन होने लगता है किसका? थायराइड हार्मोन्स का, और उस वजह से कुछ डिसऑर्डर अराइज कर सकता है जिसको हम बुलाते हैं, बेसिकली ये कंडीशन जहां पर ओवर सिक्रीशन हो रहा है थायराइड हार्मोन्स का उसे हम बुलाते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। क्या बुलाएंगे? हाइपर थायरॉयडिज्म। अब ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है उसका एक स्पेशली केस, जो स्पेशल इंपॉर्टेंट केस आता है उसे हम बुलाते हैं एक्स एप्थाल्मिक गॉइटर। तो एक्स एप्थाल्मिक गॉइटर में क्या होता है, या फिर जिसको हम इवन ग्रेव्स आई डिजीज भी बुलाते हैं, व्हाट हैपेंस इज, आपको पता है जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी का बीएमआर रेगुलेट करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ऐसा इंडिविजुअल जिसके केस में थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको बहुत फास्ट कर देगा ना, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती हैं। पर्सन जो होगा वो क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडली रिएक्शन शो कर रहा है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से पर्सन लीन एंड थिन होता जाता है, लॉस ऑफ वेट होने लगेगा उसके केस में। इवन पर्सन आप देखोगे उसकी जो आई होंगी ना, वो आई बॉल्स जो होती हैं वो सॉकेट से या फिर आई ऑर्बिट से बाहर प्रोट्रूड आउट करने लगती हैं। एंड सिंस आईज जो हैं यानी कि जो जिसके लिए हम वर्ड ऑप्थैल्मोस वर्ड लगाते हैं, राइट, वो बाहर की तरफ यानी कि एक्सटीरियरली बल्ज आउट करेंगी, हेंस कॉल्ड एक्स ऑप्थैल्मिक। और साथ ही साथ यहाँ पर थायराइड जो ग्लैंड है वो भी स्वेल हो जाती हैं, तो दैट लीड्स टू गॉइटर ऑल्सो। तो यहाँ पर एक गॉइटर मिल रहा है, यहाँ पर स्वेलिंग एनलार्जमेंट भी मिलेगी आपको, किसकी? थायराइड ग्लैंड की। साथ ही साथ आपको आईज भी प्रोट्रूड आउट करती हुई नजर आएंगी आउट ऑफ द आई ऑर्बिट, हेंस कॉल्ड एक्स ऑप्थैल्मिक गॉइटर और द ग्रेव्स आई डिजीज, ठीक है। सो दिस इज अ स्पेशल केस ओवर हियर, यहाँ पर प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स मिलेंगी आपको। दूसरी चीज यहाँ पर, क्योंकि बॉडी रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज्ड बीएमआर मिलेगा आपको, और साथ ही साथ आपको इस वजह से ही
वेट लॉस भी देखने को मिलेगा विद इन दी इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम इट। सो आई होप दिस एंटायर डिसऑर्डर जो मैंने आपको बताया रिगार्डिंग दी अंडर सिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन ऑफ दी थायराइड हार्मोन्स आपको क्लियरली समझ आए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट ग्लैंड कॉल्ड दी पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जैसा कि नाम बता रहा है, ये थायराइड ग्लैंड से ही डेफिनेटली कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। तो ये लोकेटेड आपको नजर आएगी ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को जब आप पीछे से देखते हो ना, डोर्सल साइड से, तो ना उस पर आपको ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ये वाले जिनको मैंने येलो कर दिया है, वह ऑलरेडी थे, मैंने और भी ज्यादा उनको प्रोमिनेंट कर दिया। ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर अवर पैराथायरॉयड glands and you can easily count it। ये कितनी है? they are 4 in number। ठीक है, so they are 4 in number और हर आपको एक पैर जो है वो एक लोब पे मिलेगा। so they are 4 in number, one pair of these parathyroid are present on the one lobe of the thyroid gland। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई भाई। अब ये कौन सा हार्मोन बनाता है? they secrete a hormone called parathyroid hormone, जिसको पीटीएच लिखते हैं या फिर इसको पैराथॉर्मोन भी बुलाते हैं सिंपली। तो पैराथायरॉयड हार्मोन को हम इवन पैराथॉर्मोन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलो, अब ये पैराथायरॉयड हार्मोन करता क्या है? ये एक हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है। देख रहे हो, ये क्या कर रहा है? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है विद इन द ब्लड, हेंस कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। देखो, इसका जो फंक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट है टू दैट ऑफ दी थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि एक हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन था, कैल्शियम लेवल को ब्लड से कम कर रहा था। राइट, कैसे कम कर रहा था? वो सारे तरीके हमने देखे थे ना। अब उसका सारा ऑपोजिट फंक्शन ये हार्मोन करेगा, विच इज पैराथायरॉयड हार्मोन। कैसे करेगा? देखो, ये क्या करता है, देखो, पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट करेगा उन सभी जगहों पे जहां पर आपका टीसीटी यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन एक्ट कर रहा था, बोन्स पे, किडनीज पे एंड इंटेस्टाइन में। तो देखो ये क्या करेगा, अगर सपोज ये एक ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, राइट, तो यहां पर लेट सपोज मैंने आरबीसी बना दिया आपके लिए। ठीक है, सो अगर ये ब्लड है ना, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये हार्मोन जाके पहले बोन्स में से बोन्स का डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो? मतलब ये उसमें रिसॉर्प्शन स्टार्ट करवा देता है। मतलब डीमिनरलाइजेशन बोले तो यहां से कैल्शियम आयंस को रिलीज करवा देगा और उसको ब्लड में इंट्रोड्यूस करवा देगा। तो बोन्स का डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, बोन्स डिसॉल्व करने लगती हैं, कैल्शियम आयंस जो बोन के मैट्रिक्स में डिपॉजिटेड थे वो रिलीज होने लगते हैं, उनका डिसोल्यूशन होने लगेगा, उसको रिसॉर्प्शन कहते हैं ऑफ द बोन। तो इस तरीके से कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, जाके ब्लड में ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली किडनीज में से भी ये क्या करेगा, कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा देगा। तो कैल्शियम जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे बैक फ्रॉम द किडनी इनटू द ब्लड। सिमिलरली इंटेस्टाइन या फिर जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, वहां पर भी ये कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन करवा देता है, कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है। इन सभी के कारण क्या होगा, कैल्शियम आयन जो है वो ब्लड में ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में इंक्रीज कर जाएंगे। तो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड विल इंक्रीज, और उस वजह से क्या होगा, हम कहेंगे कि ये एक हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है, क्योंकि कैल्शियम लेवल को ब्लड में इंक्रीज कर रहा है बाय ऑल दीज एक्टिविटीज। गेटिंग इट? तो आपने देखा एक हार्मोन थायराइड का जो पैराफॉलिकुलर सेल्स बनाते थे, थायरोकैल्सिटोनिन, दूसरा हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स बनाते हैं। टुगेदर ये दोनों के दोनों कैल्शियम लेवल्स की जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है विद इन द बॉडी। एक बढ़ाता है, कौन सा बढ़ाता है भाई? ये वाला पैराथॉर्मोन या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन। बढ़ाने का काम पैराथायरॉयड हार्मोन करेगा और घटाने का काम करेगा थायरोकैल्सिटोनिन। सो हम कह सकते हैं अलोंग विद थायरोकैल्सिटोनिन, this parathyroid hormone plays a significant role in the calcium level, a calcium ion balance in the body of an individual. So I hope the role of the parathyroid gland and its hormone is very clear to all of you. तो बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्लैंड की, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। जो थाइमस ग्लैंड है ना बच्चों, वो आपको लोकेटेड नजर आएगी 2 लंग्स के बीच में, और वो भी आपके स्टर्नम के पीछे। स्टर्नम बोले तो आपकी जो ये ब्रेस्ट बोन जा रही है ना आगे से, उसके पीछे नजर आएगी ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। तो हार्ट से आपको पता है एओर्टा निकलती है। देखो 2 लंग्स हैं ये,
दो लंग्स के बीच में आपको ऐसी लोब्यूलर सी ग्लैंड मिल रही है। कैन यू सी अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर ओवर हियर? ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर ही थाइमस ग्लैंड है, जिसकी आपको दो लोब्स मिलेंगी, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब, और उसमें छोटे छोटे आपको ऐसे लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स, सोलन स्ट्रक्चर्स। अब देखो यहाँ पर इसकी लोकेशन दो लंग्स के बीच में, आगे इसकी क्या होगी, स्टर्नम बोन होगी, राइट। तो इसका मतलब ये स्टर्नम बोन के पीछे है, और ये एओटा, ये देख रहे हो ये एओटा जा रही है, एओटा के ये वेंट्रल साइड यानी कि आगे की तरफ प्रेजेंट है, बेली साइड की तरफ। कैन यू सी? तो इस तरीके से इसकी ये लोकेशन है, और इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये प्ले करते हैं मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। कैसे करेंगे देखो, आप ये समझते हैं। ये जो पर्टिकुलर ग्लैंड है ये बनाती है कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स को, जिन्हें हम बुलाते हैं थाइमोसिन्स। क्या बुलाते हैं? थाइमोसिन्स। और ये थाइमोसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, राइट। तो टी लिम्फोसाइट्स आप आगे पढ़ोगे, जब आप आगे क्लास 12th में जाओगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं कुछ टाइप ऑफ सेल्स, जिन्हें हम बुलाते हैं द टी सेल्स एंड द बी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का ये मैच्योरेशन करवाएंगे। तो देखो, टी सेल्स जब बोन मैरो से बनते हैं ना, बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सभी टाइप के ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, राइट। तो ये लिम्फोसाइट्स जो हैं यहाँ पर जब बनेंगे तो इमेच्योर फॉर्म में होंगे। इनका मैच्योरेशन अकर करता है इन द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में इनका मैच्योरेशन होगा, और वो भी किसके अंडर इफेक्ट में होगा? दे विल बी मैच्योर्ड इन द इफेक्ट, अंडर द इफेक्ट ऑफ द थाइमोसिन्स, द पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय दिस थाइमस ग्लैंड, ठीक है। इनका मैच्योरेशन कराएगा। अब आपका जो टी लिम्फोसाइट है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब सेल्स के थ्रू कुछ ऐसे सेल्स का प्रोडक्शन होगा, जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये ऐसे सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि जर्म्स या पैथोजेंस को खुद से ही एनगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। सेकेंडली, यही थाइमोसिन्स हमारी बॉडी में ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो देखो, ये इवन क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ब्लड हमारी बॉडी का एक फ्लूइड है ना, बॉडी फ्लूइड है, और बॉडी फ्लूइड्स के लिए एक टर्म यूज किया जाता है कॉल्ड ह्यूमर, HUMOR, राइट। सो सिंस ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी फ्लूइड यानी कि ह्यूमर का हिस्सा है, और ये एंटीबॉडीज हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि दे प्रोवाइड अस ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सो ये हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो आप समझो कि ये जो ग्लैंड है इसके जो सिक्रीशंस हैं थाइमोसिन्स, ये हमें सेल मीडिएटेड और बोथ ह्यूमोरल इम्यूनिटी दोनों ही कन्फर करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। एक बात और बता देता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट थाइमस। थाइमस बाय द टाइम एक चाइल्ड बर्थ लेता है, थाइमस का साइज काफ़ी बड़ा होता है, बट एज द पर्सन ग्रोज इसका साइज कम होने लगता है बिकॉज ऑफ इट्स डीजेनरेशन। ओल्डर एज में आते आते थाइमस जो है वो काफ़ी डीजनरेट कर जाती है, जिसकी वजह से जो ओल्डर पर्सन होता है उनके केस में ये थाइमोसिन सफिशिएंट अमाउंट में बनते नहीं हैं, जिनका कि इन दो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में रोल होता था। इसीलिए देखा जाता है जो ओल्डर पीपल होते हैं ना, उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है वो सर्टेन एज के बाद काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो इट बिकम्स वीकेंड। सो थाइमस डीजनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, देयर बाय वीकनिंग देयर इम्यून रिस्पॉन्सेज, जिसकी वजह से जो ओल्ड पीपल होते हैं वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनको जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं, बिकॉज उनका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वीक हो जाता है ड्यू टू द डीजेनरेशन ऑफ द थाइमस ग्लैंड। सो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, बढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्न हाउ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।